हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो जब हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। हमारा हार्ट जो है वो खुद एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट कर पा रहा है, हमारा हार्ट या हार्ट रेट जनरेट हो रही है, हार्ट बीट जनरेट हो रही है। तो वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि हमारे हार्ट में एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट है ना। नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, जनरेट कहाँ पे हो रही है? ऐसे नोड पे, जिसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, राइट। और उसके बाद बाकी पूरे हार्ट में मूव करती है, ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर पुरकिंजर फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज, एवरीथिंग। ठीक है। तो एक तो ये होगी हमारी। उसके अलावा रेगुलेशन दो तरीके से होती है, न्यूरल रेगुलेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन। सबसे पहले हम न्यूरल रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। जब हम न्यूरल रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करें? नर्व्स के थ्रू जो रेगुलेशन हो रही है, ब्रेन से। ब्रेन में एक रीजन है मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइंड ब्रेन में होता है। यहाँ पे होता है हमारा कार्डियक सेंटर प्रेजेंट। और यहाँ से बेसिकली हमारी न्यूरल जो रेगुलेशन है वो इस कार्डियक सेंटर के थ्रू होगी। अब न्यूरल रेगुलेशन जो है वो दो तरीके से काम कर सकती है। एक तो ये है कि वो हमारी हार्ट बीट, हार्ट रेट को बढ़ा दे, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक एक्सेलरेशन। और दूसरा है कि कार्डियक इनहिबिशन हो जाए, यानी कि कम हो जाए हमारी हार्ट रेट, हमारा कार्डियक आउटपुट कम होने लग जाए। कम इन द सेंस वो रेस्टिंग से कम नहीं होगा। रेस्टिंग जो हमारी हार्ट बीट होती है 72 बीट्स पर मिनट, उससे कम नहीं करेगा। पर अगर आपकी बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ी हुई है तो उसको वापस 72 बीट्स पर मिनट पे लाने के लिए, दैट इज कि कम हो रही है, कार्डियक इनहिबिशन हो रही है। ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें काम करेगा। कार्डियक एक्सेलरेशन के लिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो काम करता है। बेसिकली वो क्या करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करवाएगा। कौन से? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये जाके सीधा काम करेंगे हमारे एसए नोड पे एंड दे विल इंक्रीज आवर हार्ट रेट as well as the cardiac output. So with कि जिस स्ट्रेंथ से हमारा हार्ट जो है वो ब्लड मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जिस स्ट्रेंथ से, और फिर ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा था, राइट, दैट इज द कार्डियक आउटपुट। तो क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी तो ज़्यादा जल्दी जल्दी वो पंप करेगा ब्लड एंड ज़्यादा स्ट्रेंथ से करेगा ताकि ज़्यादा ब्लड निकले। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी होगी कार्डियक एक्सेलरेशन। कार्डियक इनहिबिशन होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, राइट। और इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा? हमारा एसिटाइल कोलिन। ठीक है। और कार्डियक इनहिबिशन हम ये यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि रेस्टिंग कंडीशन पे लाने के लिए, है ना। वापस से जैसे अगर आपको आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कब बढ़ जाती है हार्ट रेट? या कार्डियक एक्सेलरेशन कब होता है? कब होता है कार्डियक एक्सेलरेशन? या तो आपको बहुत ज़्यादा डर लग गया है एकदम से, है ना, कोई आप कहीं बिल्कुल ही ऐसे सुनसान सी जगह पे हो और एकदम से कोई आके आपको, कोई आपका दोस्त आके आपको वो डराने आ जाए तो फिर लग जाता है ना डर। या आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हैं, तो उस सब कंडीशन में आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इंक्रीज होगी, राइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करेगा, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेगा जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट, आपका कार्डियक आउटपुट दोनों बढ़ जाएंगे। सेकंड इज कार्डियक इनहिबिशन। आपको रेस्टिंग कंडीशन पे लाने के लिए, आपके हार्ट रेट को, आपके कार्डियक आउटपुट को रेस्टिंग कंडीशन पे लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगा और उसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो वापस रेस्टिंग कंडीशन पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल की। हार्मोनल कंट्रोल में आपके दो हार्मोन्स आएंगे। एक तो आपके आएंगे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन।
दोनों अलग अलग हॉर्मोन्स हैं लेकिन काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना। इमरजेंसी हॉर्मोन्स भी बोलते हैं हम इन्हें, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं। जब आपको डर लग जाए, फाइट फ्लाइट फ्राइट हॉर्मोन्स होते हैं, डर लग जाए या कुछ हो रहा है या आपको भागना है एकदम से कहीं से, कोई आपके पीछे पड़ा है, कुत्ता पीछे पड़ गया आपके और आपको वहां से भागना है, वो ये सब ऐसी वाली कंडीशंस में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होंगे। दीज आर एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स। ये क्या कर रहे हैं, आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी एंड कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ठीक है। और एक और हार्मोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। ये थोड़ा इनडायरेक्टली काम करता है। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन करके ही सिर्फ मेंशन है। थायरॉक्सिन इज इन इनडायरेक्ट हार्मोन जो कि आपकी हार्ट रेट पे काम करेगा। कैसे, अब ये हम सबको पता है कि थायरॉक्सिन क्या करता है, आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा, राइट। इट विल इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट। तो अगर आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड ऑफ योर बॉडी फॉर ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। बॉडी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी फॉर ऑक्सीजन। अगर बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ज़्यादा ब्लड जल्दी मूव करेगा तभी ज़्यादा जल्दी ऑक्सीजन मिल पाएगी पूरी बॉडी को। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जो है कार्डियक आउटपुट या हार्ट रेट वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। ठीक है, बहुत ईजी है। एक हमने न्यूरल कंट्रोल की बात कर ली, हमने हार्मोनल कंट्रोल की बात करी, बस इतना ही है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में, कुछ भी नहीं है। एक तो हमारा खुद का नोडल टिश्यू है, उसके बाद न्यूरल कंट्रोल है। न्यूरल कंट्रोल में यू ऑलरेडी सीन कि हमारे पास कार्डियक एक्सेलरेशन भी हो सकती है, हमारे पास कार्डियक इनहिबिशन भी हो सकती है। कार्डियक एक्सेलरेशन के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, कार्डियक इनहिबिशन के लिए पैरासिम्पैथेटिक। ये याद रखना ज़रूरी है कि एक तो मेडुला ऑब्लिंगेटा काम में है कार्डियक सेंटर जहाँ से वो काम करेगा, उसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराएगा, कार्डियक एक्सेलरेशन कराएगा, बढ़ाएगा हमारी हार्ट रेट को। पैरासिम्पैथेटिक क्या कराएगा, उससे उल्टा काम करेगा, कम करेगा, ठीक है, एक्टिविटी को। नेक्स्ट इज हमारा एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोनल कंट्रोल। दोनों एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स हैं, दोनों हार्ट रेट इंक्रीज कराएंगे और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कराएंगे। थायरॉक्सिन जो है वो इनडायरेक्टली काम करेगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज आर मेटाबॉलिक रेट एंड इवेंचुअली इंक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है, बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट वी विल मूव टू द डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव कर जाते हैं। फर्स्ट डिसऑर्डर जो कि बहुत ही आजकल कॉमन है, मेरे को लग रहा है हर चौथे बंदे को ये बीमारी होती है, विच इज हाइपरटेंशन। क्या होता है हाइपरटेंशन, पहले हम इससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विद ब्लड प्रेशर। दिस इज, ये हमने एक ब्लड वेसल दिखा रखी है और ये अंदर ब्लड है, राइट। सो द pressure exerted by blood on the walls of vessel is known as blood pressure। तो जो ये ब्लड है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स पे, ब्लड वेसल के वॉल पे, इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन क्या होता है, सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg
over 80 mmHg, right? Systolic pressure over diastolic pressure है ये, ठीक है? दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका इतना होना चाहिए. सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है? अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली कंसिस्टेंटली 140 over 90 mmHg आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव हाइपरटेंशन. सस्टेन्ड का मतलब है कि कंसिस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है. ये नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर एक बार 140 कुछ आ गया तो मतलब आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है. नहीं, अगर आपका कंसिस्टेंटली आप चेक कर रहे हैं हर 2 दिन बाद या हर रोज में, अगर आप चेक कर रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर 140 over 90 से नीचे जा ही नहीं रहा है, तब इसका मतलब है कि आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है. ठीक है? तो काफ़ी आजकल तो बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन है ये. तो अगर आप किसी को जानते हैं तो मेक श्योर कि वो मेडिकेशन ले इसकी, राइट? फर्स्ट इज हाइपरटेंशन. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं another very common disease nowadays, which is CAD. CAD is coronary artery disease. Coronary artery कौन सी artery होती है? Coronary artery is that artery which delivers oxygenated blood to the heart. या टू मायोकार्डियम बोल देना चाहिए, बेसिकली टू द मायोकार्डियम. ठीक है? तो ये एक आर्टरी, अब आपके हार्ट के मसल को भी तो चाहिए ना ऑक्सीजन काम करने के लिए. तो जो कॉर्नरी आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट की मसल्स को पहुंचाती है. तो जब इस मसल में ऐसे प्लाक बनना शुरू हो जाएगा, ये प्लाक आप देख रहे हो यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज. नॉर्मल ब्लड के नॉर्मल वेसल कैसी होती है? ऐसे, ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है. ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है बिल्कुल, हमेशा मतलब दिन में कम से कम आधा एक घंटा तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, राइट? अगर आप और मतलब डाइट भी बिल्कुल ही बेकार है, उसके बाद एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, लाइफस्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा वो सेडेंट्री है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बिल्डअप होने शुरू हो जाता है आर्टरी में फैट्स का. फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे बहुत सारी बिल्डअप शुरू हो जाता है यहाँ पे, एज यू कैन सी. तो उसकी वजह से क्या होगा, ऐसे करके एक प्लाक बनने शुरू हो जाएगा. तो दिस इज अ फैटी प्लाक. की आपके कोलेस्ट्रॉल से बन सकता है ये प्लाक, कैल्शियम डिपॉजिट से बन सकता है ये प्लाक, या फैटी एसिड, फैटी, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे छोले भटूरे पाव भाजी रोज बाहर जाके जंक फूड खा रहे हो, तो जो बहुत ही गंदा तेल यूज़ होता है, उस तेल की वजह से भी आपकी बॉडी में ऐसे फैट डिपॉजिट हो सकता है. ठीक है? तो हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं. एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या है इसका? यही कि आपकी आर्टरी में फैट जो है जाके डिपॉजिट हो गया है और उसने ऐसे एक प्लाक बना दिया है. अगर ऐसा प्लाक बन गया है तो क्या होगा इससे? अगर आपकी कॉर्नरी आर्टरी में ऐसा एक प्लाक बन गया है, एज यू कैन सी, आपका कॉर्नरी, आपकी जो आर्टरी है उसका डायमीटर इतना ज़्यादा है, राइट? जैसे जैसे बिल्डअप हो रहा है तो उसका डायमीटर कम होता जा रहा है, जैसे जैसे प्लाक आके यहाँ पे लगता जा रहा है वैसे वैसे उसका डायमीटर कम होता जा रहा है. जैसे जैसे डायमीटर कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, कॉर्नरी आर्टरी काम क्या कर रही है? सपोज ये आपकी आर्टरी है, ठीक है? ये आपका हार्ट है, हार्ट मसल है, ये आपका मायोकार्डियम है, and this is your coronary artery. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्लाक बनता जा रहा है. ठीक है? ये आपका प्लाक बनता जा रहा है, तो अब ब्लड जो यहाँ पे मूव कर रहा है वो कम 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 होता जाएगा. जितना नॉर्मली पहले मूव कर रहा था उतना ही कम मूव करने शुरू हो जाएगा ब्लड, है ना? और अगर कम ब्लड मूव करेगा यहाँ से तो मतलब कम ऑक्सीजन पहुंचेगा आपकी ये वाली मसल को, है ना? तो आपकी हार्ट मसल जो है वो वीक होती जाएगी. आपकी हार्ट मसल पार्शली या कम्प्लीटली, अगर ये ब्लॉक हो जाती है पार्शली या कम्प्लीटली, तो आपकी जो हार्ट मसल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया.
ये ईसीजी वाली वीडियो में भी मैंने कराया हुआ है। मायोकार्डियल इस्कीमिया में क्या होगा कि आपकी हार्ट मसल जो है वो धीरे 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 करके डेड होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। तो पहले वीक होएगी, वीक होते 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 अगर बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाती है ये आर्टरी, तो आपको आपकी वो वाली मसल इवेंचुअली डेड हो जाएगी। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज बेसिकली acute chest pain। क्योंकि मायोकार्डियल इस्कीमिया में क्या हो रहा था, आपकी जो हार्ट मसल है वो वीक हो रही है या इवेंचुअली इट विल डाई, है ना। वो वीक 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 हो रही है, जैसे जैसे वो वीक होती जाएगी वैसे वैसे आपको पेन शुरू होने लग जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा पेन होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इज नथिंग एल्स, एंजाइना पेक्टोरिस इट इज जस्ट अक्यूट चेस्ट पेन। तो इट इज मेनली सीन इन एल्डरली या ऑलमोस्ट मिडिल एज एल्डरली लोगों में देखा जाता है ये। जब आपका बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो गया है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से जो प्लाक बन गया है आपकी आर्टरी में, इवेंचुअली उसकी वजह से आपका मायोकार्डियम जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और उसकी वजह से चेस्ट पेन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये इसी मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाएगा, है ना। वीक 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 होते 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 इवेंचुअली क्या होगा, मसल डेड हो जाएगी। इन्फाक्शन का क्या मतलब होता है, इन्फाक्ट मतलब डेड। एक बार मसल डेड हो गई तो वो काम करना बंद कर देगी, बिल्कुल काम करना बंद कर देगी, राइट। उसकी वजह से हमें क्या आता है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इज व्हाट, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। कि आपकी मसल जो है वो डेड हो गई है, तो अब वो काम ही नहीं कर पा रही है, आपकी मसल पे ही अटैक हो गया है। अटैक का मतलब क्या है, आपकी मसल पे आके किसी ने आके वो कर दिया है कि अब उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, तो अब वो डेड हो गई है। जब वो डेड हो गई है तो वो काम ही नहीं कर सकती, एंड इवेंचुअली क्या होता है, अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो हार्ट मसल कितना डेड हुआ है। अगर आपका बहुत कम डेड हुआ है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं नॉर्मली, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देके या कोई बाईपास सर्जरी वगैरह करवा के उसको ठीक कर देते हैं। बट अगर काफ़ी ज़्यादा आपका हार्ट मसल डेड हो जाता है तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज पर्सन डाइज। तो एक तो होता है ये हार्ट अटैक, दूसरा होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है, फेलियर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अगर आप जैसे बच्चे हैं, आप कब फेल होंगे, जब आप ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप पास होंगे ही होंगे एग्जाम में। तो दैट इज फेलियर। या अगर कोई टीचर ढंग से पढ़ा नहीं रही है, समझा नहीं पा रही है, सो दैट इज उसका फेलियर। या अगर कोई कुक है, कोई शेफ है, अगर वो अच्छा खाना नहीं बना रहा है, तो दैट इज उसका फेलियर। तो हार्ट फेलियर बेसिकली क्या होता है, व्हेन हार्ट का क्या काम है, सिर्फ एक ही काम है कि it can pump blood to other organs, right? So when there is insufficient um, blood pumped out of the heart to other organs, तब क्या होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा, इट इज नॉट एबल टू पंप इनफ ब्लड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो तब हो जाता है कि हाँ, तब हम बोलते हैं कि हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है। एक और है चीज विच इज कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में हमारा क्या होगा, अरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब
हम कब सुनते हैं अरेस्ट सबसे ज़्यादा? जब पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया, है ना, मतलब पकड़ लिया, स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, अब वो चोरी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने जेल में डाल दिया उसे अरेस्ट करके, तो मतलब बंद कर दिया। तो कंप्लीट स्टॉप, स्टॉपेज ऑफ हार्ट, कि हार्ट बिल्कुल बंद हो गया, हार्ट बिल्कुल पंप ही नहीं कर रहा है ब्लड। फेलियर में क्या होता है कि कम ब्लड पंप कर रहा है, इनफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, राइट, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है। अरेस्ट में क्या है, कंप्लीटली बंद हो गया हार्ट, हार्ट कह रहा है भैया हमारा इसका नहीं है, हमारा सब खत्म, जयराम जी की हमारे लिए हो गया खत्म, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हम पूरा हार्ट जो है वो बंद हो गया, तो दैट इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर इज जब आपका ब्लड इनफ, जब आपका हार्ट इनफ ब्लड पंप आउट नहीं कर पा रहा है अदर ऑर्गन्स के लिए। एंड हार्ट अटैक इज कि जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है आपके ब्लड को, आपके हार्ट को, insufficient oxygen to the heart, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी हार्ट मसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हार्ट फेलियर में क्या है कि हार्ट अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, हार्ट अटैक में क्या है कि हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और कार्डियक अरेस्ट इज कि भैया हार्ट ने बोल दिया हमसे ना हो पाएगा, थैंक यू सो मच, हम तो चले। एंजाइना पेक्टोरिस इज नॉट हार्ट अटैक, इट इज जस्ट अक्यूट चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा तेज लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है, दैट इज अक्यूट चेस्ट पेन। और उसकी वजह से जो है आपको, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर डॉक्टर देखेगा कि क्या दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली आपके हार्ट में दिक्कत है, इसीलिए वजह से आपको अक्यूट लेफ्ट चेस्ट पेन हो रही है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और हाइपरटेंशन तो पता ही है, सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर 140 over 90 mmHg आएगा, तो दैट इज हाइपरटेंशन। अब ये भी देख लेते हैं कॉजेज क्या है। एक तो है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, किसी की फैमिली में रन करती हैं हार्ट डिजीजेस, राइट, तो उसका तो देखिए अब कोई कुछ कर नहीं सकता, जेनेटिकली अगर आप किसी तरीके से बने हैं तो वो तो भाई हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी ऑल दो देर आर कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखिए, आप अपनी डाइट ठीक रखिए, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगी, बट ऑब्वियसली देर इज, इसका तो हम कुछ मॉडिफिकेशन कर ही नहीं सकते। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं 3 चीज़ें, डाइट, लाइफस्टाइल एंड एडिक्शन, राइट। डाइट, अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी डाइट ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका फैटी डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली यू कैन हैव हार्ट डिजीजेस। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और आपका एकदम सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, सिडेंट्री का मतलब क्या होता है, एक जगह बैठे रहना, राइट, तो उसकी वजह से भी हार्ट डिजीजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा एडिक्शन, अगर किसी को अल्कोहल एडिक्शन है या स्मोकिंग की एडिक्शन है, उसकी वजह से भी देर आर चांसेस कि आपको हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप मेल हैं then you are predisposed to heart diseases. Why? Because males में testosterone ज़्यादा होता है, which leads to more sodium ion release, और उसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ सकती है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल में हमारे पास एस्ट्रोजन होता है which is antagonistic to testosterone, right, it is antagonistic। तो जब तक एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है फीमेल्स में तब तक हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत कम होती है, बट ये कब तक ही होता है, जब तक मेनोपॉज नहीं होता,
जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ईस्ट्रोजन लेवल कम होने लग जाता है, तो अगेन दे आर ऑल्सो ससेप्टेबल टू हार्ट डिजीजेस. आई गेस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट. नेक्स्ट एक और चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, विच इज़ कि कैसे डॉक्टर्स जो हैं, जो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं. तो एक तो हमने जो बात करी थी कि प्लाक बन जाता है, राइट. तो उसके लिए डॉक्टर्स जो है वो एक इंजेक्शन यूज करते हैं, जिसके क्लॉट बस्टर्स के. दो क्लॉट बस्टर्स जो आपको पता होने चाहिए, एक तो इज स्ट्रेप्टोकाइनेस. ये क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी में जो हमारा प्लाक बना है या अगर हमारा कोई क्लॉट बना है तो उसको जाके तोड़ देगा. छोटा छोटा, मतलब अगर आपका इतना ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ा क्लॉट बना हुआ है तो वो बेसिकली क्या करेगा, इसको अलग 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 कर देगा, छोटा छोटा करके तोड़ देगा. तो आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है वो खुल जाएगी और इवेंचुअली ऑक्सीजन जो है आपका इजीली मूव कर पाएगा मायोकार्डियम तक. एक और होता है टीपीए, विच इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन activator. That this is also a clot buster. तो बेसिकली होता क्या है, इफ यू सी, इफ दिस इज योर आर्टरी की वॉल, ठीक है, द इनर, सबसे इनर वॉल ऑफ योर आर्टरी, एंड दिस इज द, let's say this is सबसे इनसाइड वाली वॉल ऑफ योर आर्टरी, राइट. दिस इज द मीडियम, ट्यूनिका मीडियम, एंड दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्नल. ठीक है. अब क्या हुआ, आपके यहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हुआ, फैटी डिपॉजिट कुछ भी करके आपका प्लाक बनना शुरू हो गया. तो क्या हो सकता है, ये इसकी वजह से यहाँ पे आपकी ये वाली जो वॉल है, इनर साइड वाली वॉल है, उसमें वूंड क्रिएट हो सकता है, राइट. उसमें दिक्कत हो सकती है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली ऐसे करके ऐसे हो गया, ठीक है. यहाँ पे अब आपका क्लॉट बन जाएगा, क्योंकि जहाँ पे भी वूंड थोड़ा सा भी इधर उधर को, थोड़ी सी भी दिक्कत होगी अगर वेसल को, तो बॉडी उसको हील करने की कोशिश करेगी. हील करने के लिए बॉडी क्या करती है, बॉडी क्लॉट बनाती है, वहाँ पे प्लेटलेट्स जाके जमा हो जाएंगे. लेट्स से यहाँ पे ऐसे करके क्लॉट बन गया, राइट. और वो क्लॉट क्या, वो क्लॉट क्योंकि आपका प्लाक तो बना ही हुआ है, आप खाना खाना तो ऐसे ऊट पटांग छोड़ नहीं रहे हो, है ना. तो उसकी वजह से वो क्लॉट जो बना हुआ है, वो क्लॉट बढ़ता जाएगा उसके साथ, सॉरी, वो प्लाक बढ़ता जाएगा उसके साथ जो क्लॉट है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स आके लगते जाएंगे, क्योंकि आपकी इनर साइड ऑफ जो आपकी आर्टरी है वो तो डैमेज हो ही रही है उस प्लाक की वजह से. तो आपका क्लॉट भी बढ़ता जाएगा. तो उस क्लॉट को बस्ट करने के लिए, ताकि वो क्लॉट जो है फ्री हो जाए, उस क्लॉट से आपकी आर्टरी जो है वो इजीली काम कर सके, तो वो एकदम इमरजेंसी सिचुएशंस में ही ऐसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं कि आपका, या तो आपको मेडिसिन दी जाएंगी आपके क्लॉट को हटाने के लिए, और इमरजेंसी सिचुएशंस में इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि जल्दी काम करें वो. तो वो होते हैं आपके क्लॉट बस्टर्स. उसके अलावा एक और तरीका होता है कि लेट्स से दिस इज योर हार्ट, है ना, और यहाँ पे आपकी कोरोनरी आर्टरी जा रही है और यहाँ पे प्लाक बनना, ठीक है, बनते बनते बनता एक ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, ठीक है, ये आपका प्लाक है और उसने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, पूरा ब्लॉक कर ही रही है वो आर्टरी जो है, वो ब्लॉक होने ही वाली है. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स एक और आपकी बॉडी से एक वेसल लेके, ब्लड वेसल लेके यहाँ पे बाईपास करा देते हैं. यानी कि अब जो ब्लड पहले इस आर्टरी से मूव कर रहा था, अब वो इस आर्टरी से ना जाके इसको ब्लॉक कर देंगे और यहाँ पे एक और आर्टरी डाल देंगे, जहाँ से वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपकी मायोकार्डियम को सप्लाई कर सके और आपका हार्ट इजीली वर्क कर सके. ये ब्लड वेसल कहाँ से लेते हैं, आपकी लोअर लेग से ब्लड वेसल उठाई जाती है, दिस योर लोअर लेग, इसको सिफेनस वेन होती है, वो यूज करते हैं. तो वहां से वो ब्लड वेसल लेते हैं, ये ब्लड वेसल लेके यहाँ पे अटैच कर देंगे, ताकि आपका ब्लड जो है वो आपको, बेसिक काम क्या है कि आपके ब्लड की जो आपके जो हार्ट की मसल है उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ताकि आपकी मसल जो है वो डैमेज ना हो, राइट. तो
उन्होंने बाईपास करा दिया। बाईपास क्या होता है, जैसे अगर आप सोचो यहाँ आपको दिल्ली से अमृतसर जाना है, राइट? तो बीच में अम्बाला आएगा, बीच में करनाल आएगा, बीच में जलंधर आएगा, है ना, ये सब कुछ आएगा, पानीपत आएगा। तो अब सोचो आप दिल्ली से यहाँ से जा रहे हो, अब पानीपत या तो आप पूरा शहर क्रॉस करके जाओ, या तो आप साइड से उन्होंने कोई और रोड निकाल रखी हो, बाईपास निकाल रखा हो, और आपने वो बाईपास किया और आप वहाँ से चले गए। तो बस यही है कि अब ये हम अंदर से नहीं जा रहे, क्योंकि अंदर तो हमने ब्लॉकेज पूरी क्रिएट कर दी है। तो अब हम साइड से एक और रास्ता निकाल दिया है डॉक्टर्स ने आपके लिए। तो उससे आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके मायोकार्डियम को आराम से पहुंच पा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कैबेज। क्या होता है कैबेज? कैबेज पत्ता गोभी वाला कैबेज नहीं। कैबेज इज coronary artery bypass grafting। ग्राफ्ट क्या होता है? जो आपने अलग से कहीं और से ब्लड वेसल उठाई ना, ये तो ये ग्राफ्ट हो गया। ये ग्राफ्ट आपने हार्ट में कॉर्नरी आर्टरी को बाईपास करने के लिए ये वाला ग्राफ्ट लगा दिया। तो दिस इज कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कैबेज सर्जरी होती है ये। तो आपने सुना होगा कभी किसी एल्डरली को कि किसी ने कराया हो ये वाला सर्जरी। तो दैट इज व्हाट इट इज, कि बाईपास हो गई आपके। उन्होंने कोई और एक वेसल लगा दी आपके हार्ट में, ताकि इजीली जो है ब्लड मायोकार्डियम तक पहुंच पाए, आपके मायोकार्डियम को ऑक्सीजन मिल पाए आराम से, राइट? तो आई होप एवरीवन नोज कि अब क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने डिसऑर्डर्स में, राइट, कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ लिए? डिसऑर्डर्स में वी हैव टॉक्ड अबाउट हाइपरटेंशन, सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद हमने कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के बारे में बात करी है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। फैटी एसिड फैटी डिपॉजिट हो जाए या कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए, प्लाक बन जाए आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी के अंदर, तो उसको हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, जिसके वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है एंड इवेंचुअली मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस अक्यूट चेस्ट पेन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक के बारे में बात कर चुके हैं। हार्ट अटैक इज जब हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल डेड हो गई है और हार्ट काम नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हमने हार्ट फेलियर के बारे में बात करी थी। हार्ट फेलियर इज कि जब आपका हार्ट जो है वो ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहा है। क्या काम है हार्ट का? ब्लड जो है पंप करना दूसरे ऑर्गन्स के लिए। सो व्हेन देयर इज heart is not able to pump enough blood to other organs, that is heart failure। and eventually लास्ट में हमने बात करी थी कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट इज कि कंप्लीटली स्टॉप हो गया आपका हार्ट एंड वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी भी हो गई, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो गए। तो इसके साथ हार्ट वाला, ह्यूमन हार्ट वाला पूरा जो आपका पार्ट है सर्कुलेशन का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो हम करेंगे ब्लड, ठीक है? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ब्लड। उसके बाद हम एवियो ब्लड ग्रुपिंग करेंगे एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन, और उस सब के बारे में भी बात करेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट डिड यू नॉट, और आप क्या और चाहेंगे कि मैं आपको क्या और पढ़ाऊँ। और या दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गुड बाय। हैव अ नाइस डे।